Students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 11th, chapter 12, respiration in plants through NCERT book for CBSE students, or the topic is common to everyone, that is respiration in plant, how plants respire. As we know already, all of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? What happens when we breathe? All living organisms including plants and microbes breathe, if so how? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी आर गोइंग टू सर्वाइव, हम लोग सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल के लिए हमारे लिए ब्रीदिंग ज़रूरी है। प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे माइक्रोब्स हो, सभी लोग हम ब्रीथ। अब वो ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं, वही है रेस्पिरेशन जो है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ प्रोसेसेस। जो भी हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। या तो हम वो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, ट्रांसपोर्ट है। जैसे भोजन फूड हम लेते हैं तो हमारे फूड को बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना है। प्लांट्स में जो है फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना है। मूवमेंट, हम मूव करते हैं। रिप्रोड्यूस और इवन ब्रीदिंग, हम ब्रीथ करते हैं, उसके लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी जो हमें चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड, व्हेन वी ईट। लेकिन जो फूड हम ईट करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? ऑल फूड्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो भी कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे फूड के। तो प्लांट्स ईट, क्या प्लांट्स भी खाते हैं? एंड वाई डू प्लांट्स गेट, वेयर डू प्लांट्स गेट्स एनर्जी? प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइक्रोब्स वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं? यही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को जवाब देने के लिए इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कंसर्न हाउ वी रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। इसी के लिए रेस्पिरेशन है कि जो खाना हम खाते हैं, खाना हमको एनर्जी नहीं देता है। फूड जब ऑक्सीडाइज होता है तब हमको एनर्जी मिलती है, और फूड ऑक्सीडाइज होता है रेस्पिरेशन में। So all the energy required for life processes, it is obtained by oxidation of macromolecules that we called food. तो जो भी हमारे फूड जैसे ग्लूकोज होते हैं बड़े, उस जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स के जब उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हम अपने यूज, हम सब ऑल द एनिमल्स मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे यूटिलाइज। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैज गॉट द capacity. Green plants can prepare their own food with the help of photosynthesis. पिछले चैप्टर में हमने आपको photosynthesis by which they trap light energy, convert it into chemical energy stored in the form of bonds in carbohydrate. सिर्फ प्लांट्स में कैपेबिलिटी है कि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ये उसी के सिंपलेस्ट फॉर्म्स होते हैं। तो हमें जरूर याद है ग्रीन प्लांट्स बट नॉट ऑल द सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज ओनली ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द प्लांट मीन्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो भी ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट से ही हमको फूड मिलता है। मोस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जैसे पत्तियां होती हैं, बहुत से स्टेम्स ग्रीन होते हैं, तो उनके ऊपरी सुपरफिशियल लेयर्स, मतलब ऊपरी सतह पर, अपर लेयर्स ऑफ देयर, they carry out photosynthesis. Or all green plants other than organs, tissues and cells, or your non-green plants, they also need food for oxidation. So food has to be translocated to all non-green plants. मतलब पत्तियां ही सिर्फ फूड बनाती हैं, लेकिन जो और अदर पत्तियों के अलावा और भी पार्ट्स होते हैं उनको भी फूड की जरूरत होती है। तो उसके लिए फूड को ट्रांसफर है। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, एनिमल्स फूड नहीं बनाते हैं, they obtain food from the plants or plant products directly, या तो herbivores या carnivores, मतलब नॉनवेज जो हम खाते हैं वो, तो जो नॉनवेज एनिमल्स होते हैं वो herbivores होते हैं। saprophytes like fungi, they on dead and decaying organic matter. Some important ultimately food this is respired the life or the process, जो सेल्स में रेस्पायर करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल टू फोटोसिंथेसिस
इट टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जहाँ पे क्या होती है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है। और साइटोप्लाज्म टू गेट एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, हमें मालूम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कॉम्प्लेक्स और C6 होते हैं, इनको सिंपलर बॉन्ड्स में ब्रेक डाउन किया जाता है थ्रू द ऑक्सीडेशन, एंड दिस breakdown due to the process of oxidation that releases energy, amount of energy, and the process by which energy is released, that is what called respiration. Compounds that are oxidized during the process, they are known as respiratory substrate. जो कंपाउंड्स ब्रेक डाउन सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, आपका ग्लूकोज। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन्स एंड फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड, दे आर ऑल्सो द रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। जो हमारे जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये भी ऑक्सीडाइज होकर के हमारी बॉडी में एनर्जी हमको देते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, all the energy contained in respiratory substrates is not released free into the cell. ये जो सेल होते हैं अलग अलग स्टेप्स में ये एनर्जी सीरियल ऑर्डर में अरेंज होती है, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे एंजाइम्स से कंट्रोल होते हैं। और जो ट्रैप्ड एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी अलग अलग स्टेप्स में निकलती है, वो एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। और जब हमको एनर्जी की जरूरत, जैसे नाउ आई एम स्पीकिंग, to speak I want energy, so whatever ATP molecules are present in my body, they are decomposing into ADP, and by their decomposed phosphate molecules are released, and that give us energy. Even if you are sitting, for that also you need energy. If you are working, you need energy. Any work you do, even if you are sleeping, at that time also you need some energy. So energy released by the oxidation in the respiration and used, but if it is not used, it is used, is stored in the form of ATP, and it is broken down whether when we needs to be utilized, जैसे ना जब हमको जरूरत होगी तो ATP जो ब्रेक डाउन होते हैं एनर्जी। तो वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस जो होते हैं, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट। आंसर टू दिस क्वेश्चन नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन प्लांट्स तो होता है एंड दे ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्लांट सिस्टम एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट्स तो खुद ही ऑक्सीजन देते हैं। अनलाइक एनिमल्स, दे हैव नो स्पेशल। एनिमल्स में जो हमारे पर्टिकुलर गैसेस एक्सचेंज के ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, उसमें स्टोमेटा होते हैं, लेंटिकल्स स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, small openings present on the woody surfaces, they are lenticles. So several reasons why plants get along with the respiratory organs. Plant में कोई respiratory organ नहीं होता है, and each plant takes care of its own gas exchange need. क्योंकि plants fix होते हैं, movement कम होता है, तो उनको कम energy की जरूरत पड़ती है. So there is a very little transport of gases from one plant part to another. Second thing, plants do not present great demands. Root, stem and leaves, they respire at rates for lower than the animals. क्योंकि एनिमल्स में मूवमेंट ज़्यादा होता है, एनिमल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस ऑलरेडी एक्सचेंज, तो लीफ इज वेल अडॉप्टेड टू केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स। लीफ से जब फोटोसिंथेसिस में गैसेस है तो उसके लिए पर्याप्त सफिशिएंट अमाउंट में उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन भी रहती है। एंड व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज, the availability of oxygen is not a problem, so oxygen is released within the cell. And third time, gases, they may diffuse even in the large amount. Bulky plants, there's not a, even the cells in the plants, they are located quite close to surface of the plant. पतली लीफ पतली होती है तो सरफेस पे होते हैं, तो वो जो गैस एक्सचेंज होता है बहुत इजी पड़ता है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। बट व्हाट अबाउट द वुडी स्टेम्स है, तो इनमें क्या होता है, वुडी स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बग। दे आल्सो हैव ओपनिंग्स, लेंटिकल सेल्स, देयर इंटीरियर, जो अंदर जैसे वुड होता है तो ये डेड होते हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को। एंड प्लांट्स एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इज कॉन्टैक्ट विद द एयर, so they lose the packing parenchyma cells, and almost they provide the interconnected network.
एयर स्पेसेस होते हैं जिससे गैसेस ही देते हैं। तो इसमें भाई उसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज है C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जीज है। मतलब फोटोसिंथेसिस की रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो रेस्पिरेशन को होता है। इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, it should be able to utilize synthesize the other molecules also। तो इसमें जो एनर्जी होते हैं तो इसी में वेरियस स्टेप्स होते हैं, जस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी सिंथेसिस होता है एसेंशियल द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी आर रिलीज दिस ईयर। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज। सो कैन यू थिंक सच सिचुएशन दैट द वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, तो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन। इवन सेल्स ऑल्सो, जैसे बैक्टीरियाज में होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें, उसमें क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती होती है। एनारोबिक कंडीशन, इसमें क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, मतलब जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, फैकल्टेटिव जो कुछ तरह से जो डेड इंडिकेट ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट एनारोबिक कंडीशन में होती है। तो जो एंजाइमेटिक मशीनरी जो होते हैं प्रैक्टिकली दे ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब ग्लूकोज नहीं होती, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, एथिल अल्कोहल में चेंज होता है, और पायरुविक एसिड में चेंज, पायरुविक एसिड तो वो ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम दैट। तो ग्लाइकोलिसिस द फर्स्ट स्टेप, एंड ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म दैट। ग्लाइकोलिसिस इज ओरिजिनेटेड ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस मींस शुगर, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, जिससे कि जो शुगर स्प्लिट होती है। तो फर्स्ट ये गिवन बाय द गुस्ताव एमडेन, ओटोफ मेयरऑफ एंड जे पैरेनास, एंड इज ओपन विद एमडेन से ई, मेयरऑफ से एम और पैरेनास से पी। तो इसको हम शॉर्ट में EMP पाथवे, क्योंकि इन्होंने ही इस पाथ को डिस्कवर किया था। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ओनली द प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई साइटोप्लाज्म तो सभी में होता है, चाहे प्लांट्स एनिमल थे। तो यहाँ पर ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो उसमें क्या हो, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड निकलते हैं, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, और फ्रॉम द स्टोरेज of carbohydrate. The sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase, and so readily their glycolic pathway. The glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate, and this glucose 6-phosphate further in the presence of the enzyme isomerase changes into fructose 6-phosphate। अब ये प्रोसेस आप इसको, ये चीज़ आपकी बुक में है, आप इसको पढ़िएगा। अब हम आपको EMP पाथवे बताते हैं, ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है। इसे देखिए, ये देखिए ग्लूकोज जो होता है, ये आपका, ये देखिए, ये डिफरेंट स्टेप्स ऑफ EMP पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। इसमें ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज के एंजाइम्स के प्रेजेंट में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज होता है। जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज होता है मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज आयंस की प्रेजेंस में, तब एक ATP कंज्यूम होता है, चेंजेस इनटू ADP। तो ये दो होते हैं। अब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम थे। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज चेंजेस इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में चेंज होता है। अब ये फॉस्फोस फ्रक्टोज है, ये फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम्स में। अब ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में चेंज होता है। फिर मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ये फिर आपका आइसोमराइजेशन फॉस्फोरिलेशन होता है, फ्रक्टोकाइनेज, जैसे में ये फ्रक्टोज में चेंज हुआ, फॉस्फो फ्रक्टोहेक्सो आइसोमरेज, इसमें फिर एक ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, ADP में चेंज होता है मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है, ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी 3 कार्बन कंपाउंड हुआ। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बने। अब ये 2 आइसोमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंट में ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं।
तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ये 2 मॉलिक्यूल जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब यहाँ से ये जो होता है स्टेप्स, ये आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं, जिसमें कि सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी देते। अब ये जो यहाँ पर एंटर हुआ, ये फॉस्फो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये चेंज होता है फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 phosphoglyceraldehyde changes into 1,3-diphosphogyceraldehyde. Now this 1,3-diphosphogyceraldehyde changes into 1,3-diphosphoglyceric acid in the presence of an enzyme diphosphoglyceraldehyde dehydrogenase. डाइफॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड 1,3-डाइफोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। 2 मॉलिक्यूल्स हुए। जब फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंट में। इस रिएक्शन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं एटीपी में। 2 एटीपी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो एक एटीपी मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू एटीपी। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड changes into 2-phosphoenol pyruvic acid, presence of the enzyme anolase, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब ये 2-phosphoglyceric acid, presence of the enzyme anolase, changes into 2-phosphoenol pyruvic acid. अब ये 2-phosphoenol pyruvic acid changes into pyruvic acid. यहाँ पर जब 2-phosphoenol pyruvic acid फिर pyruvic acid में चेंज होता, तब फिर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एटीपी में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फॉस्फोपाइरुवेट ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में या पायरुविक काइनेज एंजाइम्स, कोई भी एक चीज आप इसमें लें, पायरुविक काइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में 2-phosphoenol pyruvic acid changes into pyruvate. Now this pyruvic acid enters into the Krebs cycle और TCA tricarboxylic acid साइकिल में एंटर होता है 2 मॉलिक्यूल पर। अब यहाँ पर देखिए 1-2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म हुए, 2 एटीपी फॉर्म हुए, और जब ये 1,3-डाइफॉस्फो से इसमें चेंज हुआ तब 2 NAD चेंजेस इनटू NADH में फॉर्म हुए। तो एक NAD मॉलिक्यूल हुआ और 4 एटीपी मॉलिक्यूल, तो नेट गेन 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्लस 1 NAD2H। तो ये पूरा आपका स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखिए आपकी बुक में भी दिया है, आपकी बुक में एंजाइम्स नहीं दिए। देखिए इसमें एटीपी में चेंज हुआ, ये आपकी बुक में ये भी दिया है। एक NADH2 में चेंज हुआ, ये देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। फिर इसमें आपको जो भी वेरियस स्टेप्स लिखे, क्योंकि 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये सब जितने भी होंगे ये 3 कार्बन का जो 6 कार्बन कंपाउंड है, जब यहाँ पर NADH होता है उसके बाद ये जो 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो ये 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 6 कार्बन, तो ये 2 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तभी फिर यहाँ से ये सारे जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यही आपका ये सब इस चीज में एक्सप्लेन किया हुआ। नाउ द नेक्स्ट, फर्मेंटेशन, हाउ फर्मेंटेशन अकर्स। जैसे कि आपको पता है फर्मेंटेशन मीन्स इन द ईस्ट incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by sets of reaction when pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, final product glucose changes into ethanol means ethyl alcohol and carbon dioxide, and only 2 ATP molecules are released. इसमें सिर्फ 2 ATP molecules रिलीज होते हैं और 2 सेट्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, वो कई होते हैं अभी ये enzymes pyruvic acid dehydrogenase and alcohol dehydrogenase catalyzes this reaction, यानी कि pyruvic acid decarboxylase और alcohol dehydrogenase ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं रिएक्शंस में। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, वो लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। पायरुविक एसिड मिलता है या तो लैक्टिक एसिड
पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है पायरुविक एसिड से. एंड द स्पिट द एनिमल सेल लाइक मसल्स, व्हेन ऑक्सीजन, जब हमारे मसल्स में सेल्स में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है तब हमारे मसल्स जो होती हैं एनेरोबिक, तब पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड, यानी कि ये जो एंजाइम देखिए, ये ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हुआ, यहाँ से ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हुआ. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस NAD चेंजेस इनटू NADH2 H+S. ये फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड में चेंज हुआ. फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड जो है ये पायरुविक एसिड में चेंज हुआ. ये ग्लाइकोलिसिस के ही के स्टेप्स हैं जो कि उसमें होते हैं. इसी में जो अल्काइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था. ये ग्लाइकोलिसिस किस हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड. इसके स्टेप्स में आपने ये देखा था, ये देखिए. तो जब ये फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज 2-phosphoglyceraldehyde changes to 2-phosphoenol pyruvic acid in the presence of the enzyme anolase, on 2-phosphoenol pyruvic acid changes to pyruvic acid in the presence of an enzyme pyruvic kinase. उसी तरह से इसमें ये चेंजेस हुए, लेकिन बोथ जो इसमें एक NADH2 में चेंज होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. बट इन बोथ लैक्टिक एसिड या अल्कोहल फर्मेंटेशन, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल होते हैं. लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज्ड, दैट इज नॉट ट्रैप, मतलब वो उसे कैप्चर नहीं होती है हाई एनर्जी बॉन्ड जो ATP के द्वारा, मुश्किल से 2 बॉन्ड्स बनते हैं. And the process is very hazardous, very difficult. Means either acid or alcohol. When net ATP is synthesized, जबकि क्रैब साइकिल जब पूरा ग्लूकोज कंज्यूम होता है तब उसमें जो क्रैब साइकिल के थ्रू होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. बट हियर द नंबर ऑफ द ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस में 2 ही बनते हैं. बट व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, अल्कोहल में प्लांट्स में होता है, लैक्टिक एसिड एनिमल्स में होता है. तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू दैट, जबकि ऑलमोस्ट 30% is going to be maximum concentration of alcohol in beverages, जो naturally fermentation process होता है. अब ये how do you think alcoholic beverages of alcohol contain greater than the concentration? अब आप सोचेंगे कि alcoholic beverages जो alcohol का content ज़्यादा कैसे आता है, और the process by which organisms can carry out complete oxidation, पूरा oxidation glucose का कैसे होता है. तो जब हम पूरा ऑक्सीजन देते हैं तो इसमें सिंथेसाइजेस लार्ज नंबर, तो इसमें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर ATP मॉलिक्यूल्स के बनते हैं जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म होते हैं. ये यूकैरियोटिक प्लांट जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. भाई एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एनेरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन, ये सब चीज़ें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. तो इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड द रेस्पिरेशन कॉमन, तो ये हायर प्लांट जैसे हम लोगों में जितने भी हायर एनिमल्स हैं उन सभी हायर एनिमल्स में जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. अब जो पायरुवेट एसिड पायरुवेट माना था ये ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में. बट द क्रूशियल है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ये स्टेप वाइज होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिमूव होते हैं, लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. जब ये एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म होते हैं फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड होते हैं उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये अलग ट्रांसफर होते हैं. उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से ये इसमें ATP का फॉर्मेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे. इसमें जो ऑक्सीजन जो मल्टीपल स्टेप्स में निकलती है जिससे कि ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. बट वेरी इंटरेस्टिंग द प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड बनता है ये कोएंजाइम A और NAD एंड पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंट में एसिटिल कोएंजाइम A कार्बन डाइऑक्साइड NAD, ये जो NAD है NAD चेंजेस इनटू NADH2 एंड एसिटिल कोएंजाइम A में चेंज होता है.
जब हम ये कहते हैं कि ये एसिटिल को एंजाइम ए में चेंज होता है ये, तब इसका मेन प्रोसेस जो होता है वो ये प्रोसेस जो होता है ड्यूरिंग प्रोसेस है, 2 molecules ऑफ NADH दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म पायरुविक एसिड, क्योंकि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, ग्लाइकोलिसिस के एंड में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक, और एक मॉलिक्यूल जब पायरुविक एसिड के अंटर होता है तो क्रेब्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हुए। तो एसिटिल को एंजाइम में एंटर्स से साइक्लिक पाथवे, तो वो कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक पाथवे, जिससे कि क्रैब साइकिल, क्योंकि इसको हैंस क्रैब ने डिस्क्राइब किया था, दे फर्स्ट एल्यूसिडेड। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये मैट्रिक्स में होते हैं, किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और बाकी जो रिएक्शंस होती हैं वो जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, TCA साइकिल, ये कंडेंसेशन से एसिटिल ग्रुप ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड रिएक्शन कैटलाइज होते हैं। आपकी बुक में शॉर्ट में दिया, इधर देखिए, आपकी बुक में एंजाइम्स मेंशन्ड नहीं है, देखिए इसमें हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम ए में चेंज होता है। ये एंजाइम चेंज में होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजनेस। इसमें जो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि वाटर निकलता है, NAD NADH2 में चेंज होता है। ये प्रोसेस जो होता है कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब ये एसिटिल को एंजाइम ए इट एंटर्स इनटू द क्रैब साइकिल, ये ATP पूल जो कि फॉर्मेशन, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, तो जब एक मॉलिक्यूल एंटर होता है तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए फर्स्ट चेंजेस इनटू सैट्रिक एसिड। जब ये सैट्रिक एसिड में होता है कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में, वाटर इसमें यूटिलाइज होता है। ये सैट्रिक एसिड आयरन आयंस की प्रेजेंस में एकोनिटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड में चेंज होता है। जब ये 6 एकोनिटिक, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड, एकोनिटेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में साइट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में चेंज होता है आयरन आयंस के प्रेजेंट में, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होगा। फिर ये सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड में चेंज होता है एकोनिटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है आयरन आयंस की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये आइसोसाइट्रिक एसिड चेंजेस इनटू ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। जब ये इसमें चेंज होता है तो ये हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के वाटर में आता है, प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेज। आइसोसाइट्रिक एसिड चेंजेस इनटू ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड in the presence of an enzyme isocytric dehydrogenase, और इस दौरान एक NAD मॉलिक्यूल NAD2H में चेंज होता है मैंगनीज आयंस की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है मैंगनीज आयंस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेज आयंस एंजाइम की प्रेजेंस में, ये ऑक्सैलो एसिड जो 6 कार्बन कंपाउंड है चेंजेस इनटू 5 कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज हुआ, CO2 निकली। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या कभी ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, oxalosuccinic acid changes into alpha ketoglutarate acid in the presence of an enzyme carboxylase and manganese ions. Carbon dioxide is released during this process. अब ये अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड, ये जो होते हैं ये और ग्लूटामिक एसिड आपस में इंटरचेंजेबल है। Now here this alpha ketoglutarate acid changes into succinyl coenzyme A in the presence of an enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase. अल्फा ग्लूटेज से है वही एंजाइम होगा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेस, और इस प्रोसेस में NAD NADH2 में चेंज होता है। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड चेंजेस होता है 4 कार्बन कंपाउंड में, तो CO2 निकलता है यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में, और NAD NADH2 में चेंज होता है और वाटर भी निकलता है। ठीक है, अब ये 4 कार्बन कंपाउंड again changes into the 4 carbon compound 4 succinyl coenzyme changes into succinic acid. ये succinic acid presence of एंजाइम succinic thiokinase, यहाँ पर एक GTP मॉलिक्यूल चेंज होता है GTP में फॉस्फेट बॉन्ड करके, और वाटर यहाँ पर यूटिलाइज होता है, ये 9th रिएक्शन होती है। अब ये सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड फिर चेंज होता है फ्यूमेरिक एसिड में, प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, FAD चेंजेस इनटू FAD2H और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, रिलीज होता है।
Now this fumaric acid changes into malic acid. Presence of the enzyme fumarase, water is utilized here. Now this malic acid changes into oxaloacetic acid. In the presence of an enzyme malic dehydrogenase, again NAD changes into NADH2. अब ये ऑक्सिलोएसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड आपस में इंटरचेंज, और ये ऑक्सिलोएसिटिक अगेन फिर जो है एसिटिल कोएंजाइम साइट्रिक एसिड, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड ऑक्जेलो, ये पूरा एक प्रोसेस। तब इस प्रोसेस में जो बनते हैं, जब आइसोसाइट्रिक एसिड ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड चेंज होता है, तब इससे जो एनएडी, एक एनएडी से 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर एक एनएडी देखिए, एनएडी एनएडीओ में हुआ, इससे 3 मॉलिक्यूल से एटीपी निकले। जब मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन गम से चेंज हुआ, ये एनएडी एनएडीएस्टो, तो यहाँ से 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में जाता है 4 कार्बन थे, तब यहाँ पर एफएडी से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जीटीपी में चेंज होता है तो उससे 1 एटीपी मॉलिक्यूल निकलता है। और यहाँ पर ये एनएडी फिर एनएडी एस्टर में चेंज, तो इससे फिर 3, तो टोटल 3 एटीपी मॉलिक्यूल, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 13, 15 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक में। तो जब दूसरा पायरुविक एसिड होता है तो 15 + 15 टोटल जो नेट गेन होता है वो एक ग्लूकोज 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स इसमें बनते हैं। और इसके अलावा 8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं इसमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान, जब एटीपी। अब इसमें आप देखिए, आपकी बुक में भी देखिए यही दिया हुआ है कि कोएंजाइम इज रिलीज्ड, cited isomerized to isocitrate. It is followed by 2 successive step decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutarate acid, जो मैंने भी आपको बताया। आपके बुक में एंजाइम्स नहीं दिए हुए हैं, ये यहाँ पर दिए हैं, जो क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये टेबल दी है। अगर इसको आप क्लिक कर लेंगे 2 फोटोग्राफ्स में, यहाँ पर इसकी आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा, तो ये आपको क्लियर कट आइडिया विद एंजाइम्स आपकी Krebs साइकिल को देता है। ये है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। यहाँ पर ये देखिए रिएक्शंस भी मेंशन्ड होती हैं। ये रिएक्शन जो आपके है, ये देखिए 6 रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो होती हैं, जितने भी आपके रिएक्शंस जो कंपाउंड्स इसमें मेंशन्ड है, आपके सारे रिएक्शंस भी दिए हुए हैं कि कौन कौन सी है। ये 10th है, 9th है, ये 11th है, ये 9th हो गए, ये 8th रिएक्शन हो गए। यहाँ पर ये देखिए ये 7th है, ये 6 है। ये जो मेन चेंजेस जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अब इसमें देखिए सेम चीज़ आपकी बुक में भी दी हुई है, साइट्रिक टीसीए साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल और Krebs साइकिल, ये एक ही चीज़ें हैं। ये देखिए पायरुविक एसिड, इसमें NAD NADH2 में, FAD FADH2 में होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो होता है तो एक NAD होता है। नाउ यू हैव सीन ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, 8 molecules of NADH2, FADH2 have been obtained. Best just 2 ATP in TCS मतलब कैसे? तो you must be wondering why I have been discussing respiration at all. Neither oxygen has come to the picture nor the promised large number of ATP. इसमें होता क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NADH2 मॉलिक्यूल, FADH2 मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रेफर होते हैं, तब ये जो होता है इसमें से फॉर्मेशन जो होता है एटीपी सिंथेसाइज। जैसे मैंने आपको देखा एटीपी पूल में कि जब एक NAD मॉलिक्यूल होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, तब एक व्हेन NADH2 रिड्यूस वापस जो होता है NAD में होगा, तब उससे 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये हम अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। Now the next one is electron transport system और oxidative phosphorylation। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन्स का कैसे ट्रांसफर होता है जिससे कि वो फिर वापस में एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस टेक्स प्लेस, जो उसमें कि एनर्जी स्टोर्ड इन NADH+ and FADH2, this is done by oxidized through the electron transport system and the electrons are passed to the oxygen resulting से, यानी कि इससे जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और NADH से FDH2 से, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं ऑक्सीजन को, जिससे कि वाटर का फॉर्मेशन होता है
O, H2O, whatever. But the metabolic pathway through which जिससे कि इलेक्ट्रॉन पास होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आप जानते हैं, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो होता है ये एंडोस्पर्म होती है, जैसे ये देखिए ये होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है. तो ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो फोल्डिंग है ये है इनर मेम्ब्रेन. तो इसके बीच में जब यहाँ पर यूं यूं ऐसे आएगी तब, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन, ये होता है मैट्रिक्स. ये पोर्शन जो होता है वो होता है मैट्रिक्स. तो इसमें क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि ऑक्सीजोम पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि रेस्पिरेशन क्रैब साइकिल चलता है. तो दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, it is produced in the mitochondrial matrix during the citric acid मतलब TCA cycle, ये Krebs cycle, oxidized by NADH dehydrogenase complex. यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में ये ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में इधर आगे जाते हैं तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स पड़ता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन क्या है, ये यूबिक्विनॉन जो है ये को एंजाइम है. इसमें एक्सॉन कहाँ से पास होते हैं, FD से पास होते हैं, where the membrane reacts reducing the equivalents via FD. मेरे ख्याल से ये तो आप पढ़े होंगे, मैं आपको अलग बुक से बताती हूँ स्टेप्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा. देखिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये क्रैब साइकिल वही TCA साइकिल होता है. द एंजाइम्स रिलीज पेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट सबस्टेट्स. जो अलग अलग सबस्टेट्स होते हैं उनसे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और ये पास होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर से, अल्टीमेटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम वन एंजाइम कैरियर टू अनदर, ये हाइड्रोजन कैरियर जब एक एंजाइम कैरियर से दूसरे एंजाइम कैरियर से पास होते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जो कि ATP के फॉर्म में स्टोर होती है. एंड ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ADP changes to ATP by gaining the energy in the form of एनर्जी गेन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या में. और एंजाइम जो पार्टिसिपेट करते हैं दे आर द रेस्पिरेटरी चेन ऑफ द एंजाइम्स होते हैं. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द डिफरेंट सबस्टेट. जैसे जो क्रेब्स साइकिल के अलग अलग सबस्टेट्स होते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, पहले ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में बाइफरकेट होता है. फिर ये हाइड्रोजन आयन रिड्यूस करते हैं NADH2 होता है, रिड्यूस करते हैं तो NADH हाइड्रोजन. तो NADH एंटर्स इनटू F1 पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये NAD जो है F1 पार्टिकल्स, ये देखिए F1 पार्टिकल्स के होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एंटर करता है. ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर सरफेस है. तो ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं इनर्जीज में एंटर होते हैं. तो एनोडेज रिड्यूस टू एक्सेप्टेड बाय FAD, एनोडेज रिड्यूस करता है उसको FAD रिजल्ट करता है, जैसे कि FAD इज रिड्यूस टू FADH, FAD रिड्यूस FADH जो होता है, NADH ऑक्सीडाइज्ड NAD, यानी कि NADH ऑक्सीडाइज होकर के NAD में फॉर्म होता है, और FAD रिड्यूस होकर FADH में फॉर्म होता है. फिर ये FADH जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्सेप्ट होते हैं कोएंजाइम, वही यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन इज एन कोएंजाइम. तो इस कोएंजाइम से हाइड्रोजन आयंस मूव होते हैं मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया के, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम. तब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से जो कोएंजाइम है, ये हाइड्रोजन आयंस इस यूबिक्विनॉन के थ्रू जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये मूव करते हैं. ये यूबिक्विनॉन है जो हाइड्रोजन लॉन्ग्स में थे, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं मैट्रिक्स में. ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, यानी कि ये हाइड्रोजन मैट्रिक्स में आते हैं. तब जब ये हाइड्रोजन मैट्रिक्स में आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वर एक्सेप्टेड बाय
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साइटोक्रोम से एक्सेप्ट करता है। तो जब ये साइटोक्रोम से एक्सेप्ट करते हैं तो साइटोक्रोम्स में आयरन आयंस की प्रेजेंस में पिगमेंट जो कि सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है एरोबिक, तो उसमें आयरन जो है एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फेरिक इंटू फेरस, मतलब 3+ है, 3 से जो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये 2 में चेंज हुआ, 2 से फिर ये डोनेट किया, फिर इलेक्ट्रॉन लिया तो ये 3 में इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय डोनेटिंग। तो ये तो जो एक्सेप्ट मतलब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 टू साइटोक्रोम, यानी कि साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में पास होता है। और जब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स टेकन से लेते हैं तो साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, और टुगेदर ये वो साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, इन दोनों को मिला करके जो इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिएक्ट करते हैं एटम हाइड्रोजन से मिक्स रिएक्टिव। तब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्ट करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन माइनस होता है वाटर मिला के ये वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब इसमें आप ये देखिए, ये जब यहाँ पे NAD है, ये यहाँ पर FAD, मतलब ये जो यूबिक्विनॉन है हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन से इससे लिए, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, ये कोएंजाइम कोड ये यूबिक्विनॉन से, इस यूबिक्विनॉन से फिर इलेक्ट्रॉन जो ये 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर निकले, आयरन से फेरस से फेरिक में चेंज हुआ, जब यहाँ से फेरस से फेरिक में तो इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, तब फिर ADP जो है एक ATP में चेंज हुआ, फिर फर्दर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से फिर से एक दो साइटोक्रोम C में पास हुए, तब फिर यहाँ से साइटोक्रोम से फिर ये साइटोक्रोम है, जब फिर साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में, साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए में पास हुआ, फिर उसके बाद जब ये साइटोक्रोम A3 में जाता है तब फिर एनर्जी रिलीज होती है एनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में, तो ADP IP के साथ फिर AT में चेंज होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। अब यही चीज आपके भी उसमें दी हुई है, ये देखिए यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊं, ये देखिए mitochondrial matrix during citric acid NADH dehydrogenase से होता है and electrons are transferred to ubiquinone। तो यूबिक्विनॉन क्या है, ये कोएंजाइम है लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन, जो कि ये यूबिक्विनॉन जो है इनर मेम्ब्रेन में, ये कॉम्प्लेक्स डिहाइड्रोजनेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इसमें ये यूबिक्विनॉन एंजाइम ये UQS2, तो ये यूबिक्विनॉन इट रिसीव्स इक्विवेलेंट्स FADH2 कॉम्प्लेक्स, ये FADH2 कॉम्प्लेक्स जो यूबिक्विनॉन है इसके थ्रू जो है जो एड्रेस ये FAD, इस यूबिक्विनॉन से नाइट्रोजन ये F आयरन है, आयरन के एमिनोस होते हैं, और ये जो यूबिक्विनॉन है इस यूबिक्विनॉन से आयरन जो होते हैं ये डेजर्ट्स में पास होते हैं, और यही यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम F में जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन सक्सेस सेग्रेगेटेड में हुआ, यूबिक्विनॉन जो यूबिक्विनॉल है ये ऑक्सीडाइज्ड व्हेन ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी वाया, मतलब साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स से। तो जब साइटोक्रोम C से स्मॉल प्रोटीन एडेज टू द आउटर सरफेस ऑफ द मोबाइल कैरियर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, तो जो मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्री में, ये देखिए 1 और ये 2, फिर इस 2 के बाद ये साइटोक्रोम BC और ये कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो जब इसमें होते हैं तो इस स्टेप में देखिए एक ADP में चेंज हुआ, इधर यहाँ पर एन से इलेक्ट्रॉन्स माइनस हुए, तो ये आपका एक स्टेप दिया। When electrons pass from carrier to another through a fourth electron transport chain, the couple to ATP synthesis, मतलब complex enzyme production of ATP from ADP and inorganic, मतलब जब ADP में एक inorganic phosphate ऐड होता है तब वो adenosine diphosphate changes into adenosine triphosphate। तो number of ATP molecules synthesized, nature of electron donor, जैसे oxidation of one molecule of NADH, जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो 3 मॉलिक्यूल्स ATP के फॉर्म होते हैं, वाइल जब FADH2 का मॉलिक्यूल होता है उससे 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस ओनली इन द प्रेजेंट, भाई एरोबिक मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज प्रोसेस, बट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, मतलब NADH2 से हाइड्रोजन एटम्स अलग होते हैं, FADH2 से भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो जब ऑक्सीजन एक्ट्स एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, तो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है लाइट एनर्जी इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉस्फोरिलेशन में, एंड
इन रेस्पिरेशन एनर्जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस, इसमें भी एनर्जी। तो जो कि आपने पढ़ा मैग्नीशियम मेम्ब्रेन लिंक एटीपी सिंथेसिस केमो, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की रिवर्स करके NAD NADH2 में चेंज होता है। रेस्पिरेशन में NADH2 ऑक्सीडाइज होकर के NAD में चेंज होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और इससे एनर्जी जो गेन होती है वो ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो बोलने में हमको एनर्जी चाहिए, हम ना खाना खा रहे हैं ना कुछ, तो मेरी बॉडी में जो ATP मॉलिक्यूल्स है वो चेंज होकर के ADP में होते हैं और उससे एनर्जी निकलती, वो एनर्जी हम अपने बोलने में या कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें उसको यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग the transport system is utilized by synthesizing ATP with the help of ATP synthesis। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP के सिंथेसाइज में होती है, ATP सिंथेसिस एंजाइम्स में। तो इसमें क्या होता है F0, देखिए F0 पार्टिकल ऑक्सीजोम, ये जो पार्टिकल इनको ऑक्सीजोम पार्टिकल बोलते हैं और इसी में ही क्रैब साइकिल होता है, इसी में। तो F1 इंटीग्रल मेम्ब्रेन, जो F0 है ये इंटीग्रल अंदर की तरफ की मेम्ब्रेन होती है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें। तो जो कि प्रोटॉन्स क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये प्रोटॉन्स बाहर के, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। तो आउटर से हाइड्रोजन क्रॉस करके अंदर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में ये सब रिलेशंस हैं जो रिएक्शंस होती हैं और उसके अंदर फिर कैटालाइसिस, कैटालिसिस के फॉर्म में जो F1 कंपोनेंट होता है ATP को चेंज करता है। यहाँ पर जो होता है ये इसमें ADP गेनिंग एंड अर्निंग फॉस्फेट F1 पार्टिकल्स में चेंजेस टू ATP। तो इंटरमेम्ब्रेनस सबसेस जो होते हैं, जो F0 होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यानी कि इन दोनों मेज के स्पेस में जो होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, उसमें मैट्रिक्स डाउन टू इलेक्ट्रिकल। अब जैसे ये देखिए, ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये आउटर में। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, ये ऑक्सीजोम पार्टिकल है और यहाँ पर से जो है ये देखिए हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। तो ये लास्ट स्टेप में जो होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसकी ग्रेन्स के थ्रू होते हैं। तो ये साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम, ये से कॉपर आयंस की प्रेजेंस में यहाँ होते हैं, ये रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर आयरन आयंस की प्रेजेंस में FeS होते हैं, ये Cu आयरन FeS सल्फा FeD में चेंज होता है। यहाँ पर साइटोक्रोमी से फेरिडॉक्सिन साइटोक्रोम B में पास, यहाँ पर फेरिडॉक्सिन ये होता है। तो ये है यूबिक्विन, यूबिक्विन क्या है, ये कोएंजाइम है जो इन सब रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने में हमारी हेल्प करता है, समझ गए। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था ये, तो इसके साथ में ये सीरीज में अगर आप देखेंगे, ये जैसे ये NAD है, NADH2 रिड्यूस होता है, तो जब NADH2 NAD में रिड्यूस होगा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उससे जो एनर्जी निकलती, तो इस स्टेप में एक में ADP चेंज होता है, फिर यहाँ से FADH2 में चेंज होता है। अब ये FADH2 फिर यहाँ पर कोएंजाइम यूबिक्विनॉन के थ्रू ये इसमें यूबिक्विन के जो दस चेंज होता है, फिर यूबिक्विन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये आयरन से Fe3+ से Fe2 में रिड्यूस चेंज होता है। अब ये Fe2 इसमें फाइनल होता है, तो जब Fe2 से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तब फिर जो है एक ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेन करके ATP में चेंज होता है। फिर जब FeT साइटोक्रोम C1 में Fe2 से Fe3 Fe2 में चेंज होता है, फिर ये Fe2 साइटोक्रोम C में पास होता है, साइटोक्रोम C में जाने पर Fe3 फिर से Fe2 में चेंज होता है, उससे फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं साइटोक्रोम A में पास होता है आयरन में, तो फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है, तो फिर ADP से ATP चेंज होता है। फिर जब साइटोक्रोम A3 में पास होता है तब ये फिर वापस अपनी उसी फाइट से Fe2 में हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिससे कि जैसे कि मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि वाटर से ब्लड चेंज होते हैं। जैसे कि आप स्टेप कि जब हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स में, जब ये तो जो NADP से हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स NADH2, तब ये चेंज होता है क्योंकि NADH2 में हाइड्रोजन एज अ रिजल्ट FADH2 में चेंज होता है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये कि द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, अब ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट आप कैसे एक्ट करते हैं, देखिए, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन द नेट गेन ऑफ ATP ऑफ एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। अगर हम कैलकुलेट करें तो सीक्वेंस वाइज ऑर्डरली पाथवे जैसे फंक्शनिंग वन सबस्टेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विद द ग्लाइकोलिसिस। तो TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे आर वन ऑर्डर। भाई पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर ट्राइग्लाइकोलिक एसिड साइकिल होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है।
तो NADH सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर टू माइटोकॉन्ड्रिया, जो ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है तो उसमें जो ट्रांसफर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, फिर उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ये जो फॉर्म होते हैं यूटिलाइज करते हैं सिंथेसाइज करने में, कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड इस दौरान बनते हैं जो कि सिंथेसिस कंपाउंड फॉर्म होने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। ग्लूकोज इज बिंग भाई रेस्पिरेशन में जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट है हमारा मेन ग्लूकोज है, नो अदर ऑल्टरनेटिव सब्सटेंस है। तो एंटरिंग इन द पाथवे, तो उसकी जो बीच की स्टेजेस होती हैं दे आर नॉट इन ऑल लिविंग, थोड़ा बहुत चेंजेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़े चेंजेस होते हैं जो कि आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट द साइमल्टेनियसली दे डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर। सबस्ट्रेट्स एंटर इनटू द, मतलब जो भी सबस्ट्रेट है जो पाथवे के अंदर एंटर होता है और उसके विड्रॉ होता है, उसमें से एटीपी यूटिलाइज भी होते हैं जहां जरूरत होती है, और एंजाइमेटिक रेट्स जो एंजाइम है वो रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इट इज़ यूजफुल टू एक्सरसाइज एफिशिएंसी कि जो नेट गेन प्रॉपर्स होता है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज होता है, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एरोबिक होते हैं जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पूरा तरह से ऑक्सीडाइज होता है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें फर्मेंटेशन से या एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो फर्मेंटेशन अकाउंट्स ओनली फॉर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, whereas in aerobic respiration complete oxidation takes place। इसी तरह फर्मेंटेशन में नेट गेन सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिग्रेड पायरेविक एसिड में होता है, जबकि मैनी मॉलिक्यूल्स एटीपी जनरेटेड अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन में कई मॉलिक्यूल्स एटीपी के होते हैं। यहाँ पर NADH ऑक्सीडाइज टू NAD slowly in fermentation, but the reaction very vigorous means बहुत fast in case of aerobic respiration. That is the respiratory balance sheet. Yes, so it is possible to make calculation of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized। ये पॉसिबल हो सकता है कि एटीपी के मॉलिक्यूल जब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ऑक्सीडाइज होने पर, बट रियलिटी मेन थ्योरेटिकल एक्सरसाइज हो सकती है, बट ऑन सर्टेन एजम्पशंस देयर मे बी सम डिफरेंसेस, जैसे सीक्वेंशियल पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विद ग्लाइकोलिसिस, पहला ग्लाइकोलिसिस, देन TCA साइकिल और Krebs साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तीनों एक के बाद कंसिक्यूटिव होते हैं। इसी के दौरान ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस ओनली, ये सारे प्रोसेसेस जैसे ग्लाइकोलिसिस है, TCA साइकिल है, ETS, NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में रहे, एंड उसके बाद उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है जैसे कि हमने उसमें देखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड एंड अदर है। अब जब इलेक्ट्रॉन इससे होता है तब इसमें कोई भी इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो अगर है वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग, सिर्फ ग्लूकोज रेस्पायर होता है एंड नो ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज, बट दिस काइंड ऑफ एसेंशियल्स आर नॉट रियली वैलिड इन द लिविंग सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है क्या नहीं, कहाँ से होते हैं सबस्ट्रेट्स, कहाँ एंटर होते हैं सबस्ट्रेट्स, कहाँ पे विड्रॉन होते हैं, तो ये एटीपी यूटिलाइज्ड व्हेन इट इज नीडेड। एंजाइम रेट्स दे आर कंट्रोल, जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं अलग अलग सारे रिएक्शंस एंजाइम्स से कंट्रोल होते हैं। सो इट इज यूजफुल टू अप्रिशिएट द एफिशिएंसी लिविंग और द एक्सट्रैक्शन। इट इज द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम, मतलब इसमें हम लिविंग सिस्टम में कितने एक्सट्रैक्ट करते हैं, कितने एनर्जी स्टोर होती है, कितना नेट गेन एटीपी मॉलिक्यूल, लेकिन ये एटीपी मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने पर होता है, मगर ये कैसे होता है, तो इसमें देखिए फर्मेंटेशन अगर दे, फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन, फर्मेंटेशन में ऑक्सीडेशन का पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, ये सिर्फ इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। फर्मेंटेशन में होता है, उसमें भी सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं जैसा कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ते चले आए हैं, ग्लूकोज डिग्रेड टू पाइरुवेट एसिड एंड many more molecules ATP are generated under aerobic respiration, मतलब इसके अलावा और भी ATP, but NADH
इज ऑक्सीडाइज टू NAD स्लोली इन फर्मेंट। NADH NAD में चेंज बहुत धीमे धीमे होता है फर्मेंटेशन में, लेकिन यही रिएक्शन बहुत तेज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब इसको अगर आप देखें तो देखिए, यहां पर आप देखिए 2 moles of ATP are used in 2 steps. At each step 4 ATP are synthesized in glycolysis, net gain of 2 ATP. दो 4 होते हैं, 2 यूटिलाइज होते हैं, 2 बचते हैं। अब एराबिक जब एसिटिल कोएंजाइम होते हैं तब उसमें 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, 4th 7th और रिएक्शंस में, और इससे 18 मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं और 4 ATP मॉलिक्यूल। तो glycolysis when 2 moles of NADH enter electron transport system, तो टोटल जो मॉलिक्यूल गेन्स होता है एटीपी। अब आप इसको आप इसमें देख सकते हैं, देखिए जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज, तो उसमें एक यूटिलाइज होता है एटीपी मॉलिक्यूल। जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रॉम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तब सेकेंड रिएक्शन होती है, उसमें भी एक ग्लूकोज एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है इस रिएक्शन में। जब फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फ्रॉम 1 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, तब इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनते हैं। अब जब फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड, तब फिर दो मतलब एक ही एक बनता है, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 रिएक्शंस होती है। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फ्रॉम 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता है। जब ये आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसमें या तो 6 या 4 बनेंगे। वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर, एंजाइम्स की एक्टिविटी के प्रेजेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड, तो 6 बनेंगे या 4 बनेंगे। तो इसी में ये डिवीजन, अगर ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड जब बनता है तब 6 होते हैं। 6 यानी कि 3 एक NADP मॉलिक्यूल होता है। एक NADP जब NADPH NAD में रिड्यूस होता है तो 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह से जब सक्सेनिल कोएंजाइम ए से अल्फा कीटोग्लोराइक एसिड से बनता है, तभी NADH रिड्यूस ऑक्सीडाइज टू NAD। इसी तरह फ्यूमेरिक एसिड जब सक्सेनिक एसिड होता है तो उससे 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। इसलिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब मैलिक एसिड से बनता है तब भी जो है NADH रिड्यूस टू NAD। तो जब हम इसको टोटल करते हैं, इसी तरह सक्सेनिल एसिड सक्सेनिल कोएंजाइम में GDP, तब एक मॉलिक्यूल बनता है एटीपी का, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये 6 या 4, तो वही डिफरेंस, तो टोटल गेन 40, अगर 6 बनते हैं तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, अगर ये 6 की जगह 4 बनता है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितना कि वो किस में चेंज होगा। तो फिर 38 -2 तो 30, but net gain is only 38 ATP molecules by the oxidation of 1 glucose molecule, right? Now इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये जो मेन 3 पॉइंट्स है इसमें NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD बहुत स्लोली होता है, इसलिए उसमें एटीपी मॉलिक्यूल जल्दी नहीं बनते, जबकि यही प्रोसेस बहुत तेजी से होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ये मैंने अभी आपको बताया। फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। एम्फीबोलिक पाथवे मतलब कि दोनों कैटाबोलिज्म एज वेल एज एनाबोलिज्म। See, as you know, glucose is the favored substrate for respiration. substrate जो ग्लूकोज ही होता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है। All carbohydrates usually first converted into glucose before they are used. जितने कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, जो कि रेस्पिरेशन में यूज होता है। अदर सबस्ट्रेट्स वो भी रेस्पायर होते हैं, लेकिन जैसे आपको पहले ही बताया गया कि रेस्पिरेटरी पाथवेज जो फर्स्ट वे है, वो उसमें अलग अलग पॉइंट्स पर एंट्री डिफरेंट सबस्टेट्स के फॉर्म में करते हैं। फैट्स ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इफ फैटी एसिड्स टू बी रेस्पायर्ड देन दे हैव टू बी डिग्रेडेड टू, तो जो ग्लिसरॉल है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज होकर के तब उस एंटर करता है पाथवे, या ग्लिसरॉल पाथवे में चेंजेस इनटू फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट होता है। ये ग्लिसरॉल चेंजेस इनटू फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड देन इट एंटर्स इन द पाथवे। ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर उसके बाद ये पाथवे में एंटर होता है। प्रोटीन्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, पेप्टोन्स डीएमिनेशन के बाद
इनका पाथवे जो एंटर होते हैं उसमें ये क्रैब साइकिल में ये पायरुवेट के फॉर्म में होते हैं या एसिटिल कोएंजाइम ए। यहाँ पर जब एसिटिल कोएंजाइम क्रैब साइकिल टीसीएस साइकिल जो ये जो आपका होता है टीसीएस जो साइकिल होता है उसके थ्रू ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल, दे आर बोथ सेम। टीसीएस साइकिल क्रैब साइकिल दोनों एक ही चीजें हैं, सिर्फ इनके नाम अलग है। सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंसिडर टू बी कैटाबॉलिक। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, ब्रेकडाउन होता है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस। और रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबॉलिक प्रोसेस तो है, कैटाबॉलिक मतलब डिस्ट्रक्टिव, यानी कि ग्लूकोज चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज करता है एनर्जी रिलीज करके। तो जो रेस्पिरेशन की है वो तो हमें कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। बट टू करेक्ट दिस कि कुछ पॉइंट्स में रेस्पिरेटरी पाथवे सबसेट जो होते हैं एंटर होते हैं, दे वर टू बी रेस्पायर्ड एंड यूज टू डिराइव एनर्जी। कुछ रेस्पायर एनर्जी के लिए होते हैं, लेकिन सम कंपाउंड्स विल बी विड्रॉन फ्रॉम द रेसे, कुछ कंपाउंड्स उसमें से विड्रॉ होते हैं सिंथेसिस में सबस्ट्रेट्स के फॉर्म में, they again then broken down into acetyl coenzyme before entering the pathway। तो उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। बट व्हेन ऑर्गेनिजम्स नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड्स एंड एसिटिल कोएंजाइम है तो वो विड्रॉ होंगे, विड्रॉ यानी कि रिएक्शन से बाहर जाते हैं। जब बाहर जाएंगे तो रेस्पिरेटरी पाथवे से, तो इट कम्स द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड, यानी कि जब फॉर्मेशन है तो फिर वो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, फैटी एसिड्स हो गया। तो ब्रेकडाउन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दोनों ही चीजें हुई ना इसमें। तो रेस्पिरेटरी जो इंटरमीडिएट जो लिंक होता है, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म। जैसे एनाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसके बीच में जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज भी होते हैं तो उसको हम एनाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर होते हैं। बिकॉज रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म, चूंकि दोनों ही पाथवे हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे rather than a catabolic pathway. So it should be amphibolic pathway rather than a catabolic pathway. अब इसमें आप ये देखिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ये सब है। अब इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स होते हैं, ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में गए, यहाँ डायहाइड्रोएसिटिन ग्लाइकोलाइसिस, ये से पायरेविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम, तो ये क्रैब साइकिल में गया, क्रैब साइकिल में अंदर गया, तो इससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग स्टेजेस में निकलती हैं और एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स चेंज होते हैं तो या तो ये डायहाइड्रिक एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड में होंगे, पायरुविक एसिड, या फैटी एसिड डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम में चेंज होगा। जब यहाँ से चेंज होता है तो ये चेंज होने में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, देन दे आर नोन एज द एनाबॉलिक रिएक्शन। अब प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स, भाई प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट्स क्या है, अमीनो एसिड्स में चेंज होती है। अब जब ये अमीनो एसिड अगर रेस्पायर होता है तो ये पहले अमीनो एसिड फर्स्ट चेंजेस इनटू पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड में फिर पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में चेंज होकर के क्रैब साइकिल में एंटर होता है। फिर यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अलग अलग स्टेप्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट अस नाउ लुक एट द अनदर एस्पेक्ट, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। Aerobic respiration, oxygen is consumed, carbon dioxide is released. The ratio of carbon dioxide involved to volume oxygen consumed, that is called the respiratory quotient. The ratio of the volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed in respiration, that is called the respiratory quotient. Means volume of carbon dioxide evolved, volume of oxygen, क्योंकि respiration में oxygen consume होती है और carbon dioxide बाहर निकलती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट, जो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्टेट क्या है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। जब कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ सेपरेट, दे आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मींस RQ रेशियो इज 1 बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर evolved during and consumed respectively as shown in the equation। जब इसमें होते हैं तब इसमें क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन हुआ, 6 CO2 वाटर, इसमें 6 CO2 वाटर है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो इसका रेशियो क्या हुआ 1, तो यानी कि बराबर हुए। बट व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1। फैटी एसिड्स ट्राइपैल्मेंथियम मतलब इफ यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट, तब इसमें क्या होता है, जो ट्राइपैल्मेंथियम ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें क्या होता है
14 molecules of oxygen are used and 10 CO2 is, यानी कि ये less than 7 होता है. But when proteins are respiratory substrate, the ratio would be about 0.9. लेकिन कुछ केसेस में ये ज़्यादा भी हो सकता है. तो what is important to that है, living organism respiratory substrate is more than one for pure proteins or fats and never used as respiratory substrate. प्रोटीन्स और फैट्स तभी होते हैं जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पायर होते हैं. जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं तब प्रोटीन या फैट जो प्रेजेंट होता है बॉडी में उसका रेस्पायरेशन होता है. अब जैसे अगर आप देखेंगे तो आपके फर्दर नॉलेज के लिए आपको बता दूं, देखिए जब ग्लूकोज कंजाइम हुआ तो ये 6/6 यूनिट 1 आया. बट व्हेन सबस्टेंस जर्मिनेटिंग कैस्टर्ड या मस्टर्ड सीड लेंगे तब इसका लेस देन 1 यूनिटी पावर आता है. 26 CO2 18 CO2 0.7 आता है. अगर ट्राइपॉलिमेंटिन यूज करते हैं तो 102 बताए तो भी ये 0.7 लेस देन यूनिटी आता है. अगर हम प्रोटीन एज ए रेस्पिरेटर जैसे जर्मिनेटिंग पी, बीन्स, मूंग सीड्स, अगर हम इनको यूज करेंगे तो इनका भी लेस देन 1 यूनिटी आता है 0.5 to 0.9. जैसे C6H5 मैलिक एसिड है, ये आया 4/3 मीन्स ये मोर देन यूनिटी. ये किस केस में आता है? ये मैलिक एसिड में आता है, हर एक में नहीं आएगा. इसी तरह से अगर आप देखेंगे ऑक्सैलिक एसिड का होता है 4/1 तो ये मोर देन यूनिटी में आता है. अगर आप रेस्पिरेशन ब्रायोफिल्म ओपेंशिया में देखते हैं C6H3O2 तब इसमें 3H2, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्ट 0 एंड से 0 तो इसका एक्शन 0 होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये इनडेफिनेट होता है एंजाइम, क्योंकि एंजाइमेज एंजाइम एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो वो इनफाइनाइट. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. Please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video with the exercises of this chapter. Thank you.